हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण के शब्द टॉपिक को देखने वाले हैं। शब्द क्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं शब्द को। शब्द, इसको हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a complete sense is called word। यानी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो उसी प्रकार यहां पर वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लिख सकते हैं। शब्द जो होता है यह आपका ध्वनियों के मेल से बनता है। गौर करिए, यहां पर एक शब्द हम लेते हैं राम को। राम एक शब्द है। राम क्या है, एक शब्द है। राम इज ए वर्ड। राम एक शब्द है, ठीक है। अब इस राम को आप गौर से देखिए तो इसमें दो अक्षर नजर आते हैं। नहीं, एक आपका रा नजर आ रहा है और एक आपका मो नजर आ रहा है। एक रा है और मो है। रा और मो को जोड़ दिए तो क्या हो गया, राम हो गया। अब इस रा को थोड़ा गौर से देखिए तो इस रा में भी दो अक्षर नजर आते हैं। एक रॉ नजर आ रहा है और एक आ नजर आ रहा है। रॉ में जब आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या रा हो जाता है। और इस मो को भी थोड़ा गौर से देखने पर इसमें भी दो अक्षर नजर आते हैं। एक मो नजर आता है और एक आपका ओ नजर आता है। तो इस प्रकार हम राम को देखें तो इसमें रॉ है, आ है, मो है और ओ है। यानी रॉ, आ, मो और ओ, इस चारों अक्षर को मिला दिए, रॉ, आ, मो और ओ, तो ये क्या हो गया, राम हो गया, जो कि एक शब्द है। राम क्या है, एक शब्द है। तो अक्षरों के मेल से ये क्या बना, शब्द बना। और इसका कोई अर्थ है, यह किसी का नाम है। हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता का नाम है। लोग नाम लेते हैं सवेरे सवेरे या हर वक्त। तो इस प्रकार से इस नाम का कोई अर्थ है। लेकिन यदि इसी में कोई ऐसा शब्द रहता जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो वह शब्द नहीं कहलाता। यानी हिंदी व्याकरण में सिर्फ वैसे शब्दों का स्थान है जिसका कोई अर्थ होता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसका कोई स्थान नहीं दिया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपको वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहां पर गौर करिए, वर्ण यानी दो से अधिक वर्णों है, या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहां पर इसको गौर से देखिए, जिसकी चर्चा हम की, ये सार्थक लिखा हुआ है, यानी जिसका कोई अर्थ होता है वही आपका क्या होगा, शब्द होगा। और जिसका कोई अर्थ नहीं होगा वह शब्द नहीं होगा। तो इस प्रकार से वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे
रोटी एक शब्द हो गया, गाय एक शब्द हो गया, हिमालय एक शब्द हो गया आपका, गौर करिए, राम एक शब्द हो गया, आप लोगों का नाम एक शब्द हो गया, जिसका कोई ना कोई क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका शब्द हुआ। ठीक है, अब गौर करिए, शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया। शब्द को किस किस प्रकार से बांटा गया, शोभ हम देखते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, शब्द को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया। अब यहां पर गौर करिए, शब्द को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया। एक आपका अर्थ के हिसाब से बांटा गया है, शब्द को अर्थ के हिसाब से बांटा गया है, और अर्थ के हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। शब्द जो है सो अर्थ के हिसाब से 2 प्रकार के, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द जिसकी चर्चा हम किए हैं कि जिस शब्द का कोई अर्थ होगा उसको हम सार्थक शब्द कहेंगे, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें हम, उद्गम या उत्पत्ति के हिसाब से बात करें तो उद्गम या उत्पत्ति के हिसाब से इसको मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया। एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज होता है और एक विदेशज होता है। उद्गम या उत्पत्ति के हिसाब से 4 प्रकार के, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें 2 प्रकार और होते हैं। एक जैसे तत्सम है तो एक अर्ध तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, ये तत्सम है तो एक अर्ध तत्सम हो गया, और तद्भव, देशज और विदेशज, और इसमें एक वर्ण संकर शब्द भी होता है, जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना होता है, वह आपका वर्ण संकर शब्द होता है। या जैसे तत्सम शब्द है, तत्सम, तद्भव, देश और विदेश, इन शब्दों का क्या होता है, मिश्रण होता है कहीं ना कहीं। इसमें 2 टाइप का शब्द मिला करके जो है एक बनाया जाता है, तो वह आपका क्या हो गया, वर्ण संकर शब्द हो गया। और एक अर्ध तत्सम जो होता है, यह पूर्ण रूपेण तद्भव नहीं होता, तो इसमें 2, और इसको हम कह सकते हैं कि उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से जो है सो शब्द 6 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम हो जाएगा, एक अर्ध तत्सम हो जाएगा, एक तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। तो हम इसके बाद में भी इसका चर्चा कर लेंगे, अर्ध तत्सम और जो है सो वर्ण संकर का। ठीक है, तो हम अर्थ की दृष्टि से देख लिए सार्थक और निरर्थक, उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से देख लिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बनावट और रचना की दृष्टि से देखा जाए, बनावट या रचना की दृष्टि की बात करें हम, तो बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक आपका यौगिक शब्द होता है, और एक आपका योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, आपका बनावट या रचना की दृष्टि से एक रूढ़ शब्द हो गया, एक यौगिक शब्द हो गया और एक योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, अब हम रूपांतर की दृष्टि से बात करें तो रूपांतर की दृष्टि से आपका
शब्द जो है सो दो प्रकार में बांट दिया गया रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर की दृष्टि से आपका एक विकारी शब्द होता है और एक आपका अविकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के, एक विकारी और एक अविकारी। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग्य। उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें दो प्रकार और बताए हैं, एक अर्थ तत्सम और जो है सो आपका वर्ण संकर। ठीक है, और अर्थ की दृष्टिकोण से आपका शब्द जो है सो एक सार्थक और एक निरर्थक होता है। अब देखिए, सार्थक शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ये देखिए, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और संस्कृत के वैसे शब्द जिसके रूप में परिवर्तन करके उसको काट कपच करके हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, ये आपका तद्भव शब्द है। ये शब्द तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है और इसको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, इसीलिए इसको तत्सम कहा गया। तद्भव आपका वैसा शब्द जो शब्द संस्कृत का था लेकिन उसको काट कपच करके तद्भव बनाया गया। देशज अपने देश की बोलचाल की भाषा में पाई जाने वाली शब्द है और विदेशज ये विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द है। रूढ़ शब्द इसको कहते हैं कि जब शब्द का हम खंड कर दें, टुकड़ा कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यौगिक शब्द उसको कहते हैं जिसका खंड कर देते हैं और खंड का कोई अर्थ होता है, वह यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या करते हैं, धारण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द का रूप बदलता है, यानी लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर इसका क्या होता है, रूप बदलता है, लेकिन इसका रूप नहीं बदलता है। अब विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द भी आपका चार प्रकार का होता है और विकारी शब्द भी चार प्रकार का होता है। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसको कहते हैं, तो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। आप लोग एक कॉपी में इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वैसे नाम में ही क्लियर है, एक से दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन आप इसे बना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, आपका घर एक सार्थक शब्द हो गया, हिमालय एक सार्थक शब्द हो गया, पर्वत एक सार्थक शब्द हो गया, विद्यालय एक सार्थक शब्द हो गया, आदि। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द हो गया। अब निरर्थक शब्द की बात करें तो ठीक इसका उल्टा, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। ये आपका निरर्थक। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां पर हम लुबटे लिख दिए, इसका कोई अर्थ नहीं है, शब्द है लेकिन कोई अर्थ निया, कोई अर्थ नहीं है। टेंटें लिख दिए, कोई अर्थ नहीं है। तो इस सब शब्द का कोई अर्थ है, इसलिए क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो अर्थ के हिसाब से आप देख लिए दोनों शब्द को, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, अब देखते हैं हम तत्सम शब्द को कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं।
हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन उसका सीधा सीधा प्रयोग जो है सो हिंदी में कर लिया गया, तो वह क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। अब जैसे देख लीजिए, अग्नि आपका तत्सम शब्द हो गया। जैसे अग्नि तत्सम शब्द हो गया, कुब्ज तत्सम शब्द हो गया, कपूर तत्सम शब्द हो गया, आदि। ये सभी शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं तद्भव को कि तद्भव शब्द क्या है। तो यहां पर देख लीजिए, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, या वैसे शब्द लिख सकते हैं, संस्कृत के वैसे शब्द जिनको काट कपच कर हिंदी में प्रयोग किया गया है। संस्कृत के वैसे शब्द जिनको काट कपच कर हिंदी में प्रयोग किया गया है उसे आपको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये अग्नि शब्द है, तो अग्नि आपका संस्कृत का शब्द था और हिंदी में इसको आग के रूप में प्रयोग कर लिया गया, तो ये आग जो है सो आपका तद्भव शब्द हो गया। ये तत्सम शब्द है और ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ये देखिए कुब्ज है, इसके पहले जो उदाहरण दिए इसी को हम ले रहे हैं ताकि समझने में सहूलियत हो। ये कुब्ज देख लीजिए, ये कुब्ज जो है सो आपका तत्सम शब्द है, कुब्ज। और इस कुब्ज से कुबरा बना दिया गया। शब्द किसका है? ये संस्कृत का, लेकिन काट कपच करके इसको हिंदी में प्रयोग कर लिए, तो ये आपका तद्भव, ये आपका तत्सम शब्द है। और ये कुबरा जो बन गया कुब्ज से, तो ये आपका क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। अब देख लीजिए आगे लिखा हुआ है, ये कपूर, ये तो तद्भव शब्द है। ये कर्पूर ऐसे होगा बाबू, ये रेप यहां पर होगा, कर्पूर। ये देख लीजिए, ये कर्पूर है और इसको हम हिंदी में कपूर के रूप में प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, ये कर्पूर क्या था? तत्सम था, और ये कपूर क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो आपने ये जाना कि तत्सम हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, या संस्कृत के वैसे शब्द जिनको काट कपच कर हिंदी में प्रयोग किया गया, या इसको लिख सकते हैं संस्कृत के वैसे शब्द जिनके रूप को परिवर्तित करके या रूप में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम देशज शब्द को। अब देखिए देशज शब्द देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो अपने देश की भाषा में है तो वह शब्द देशज शब्द हो गया। जैसे लोटा, पगड़ी, कटोरा, खिड़की आदि, ये सभी शब्द देशज शब्द है। ये नाम में ही क्लियर है, देशज शब्द यानी देश की बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज शब्द। अब देखते हैं विदेशज शब्द, वैसे शब्द जो अपने देश का नहीं है
बल्कि विदेशी भाषाओं से लिया गया है। उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं विदेशज शब्द को। तो विदेशज शब्द यानी विदेशी भाषा से लिए गए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। नाम में देशज में क्या था? देशी भाषा को यानी देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, और ये आपका विदेशी शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ और अपने देश में उसका प्रयोग हो रहा है, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल देख लीजिए, डॉक्टर, बुक, ये सभी अंग्रेजी का शब्द है और इसको ज्यों का त्यों हम लोग जो है सो प्रयोग करते हैं हिंदी में। ये आराम देख लीजिए, अफसोस, ये आपका जो है सो फारसी का शब्द है। आराम और अफसोस ये फारसी का शब्द है। अब यहाँ पर किस्मत, किस्मत देख लीजिए, ये अरबी शब्द है। तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी शब्द था, ये आपका क्या था बताइए? फारसी शब्द था, और ये क्या था? अरबी शब्द था। तो इस प्रकार से ये सब विदेशी शब्द है, इसीलिए विदेशी शब्द को क्या कहते हैं? विदेश शब्द कहते हैं। तो आपने देख लिया अर्थ के दृष्टिकोण से, सार्थक निर्थक को देख लिया। उसके बाद आपको जो है उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द को देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके और रूप को। देखिए आगे देखते हैं अर्ध तत्सम शब्द को, कि अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो अर्ध तत्सम यानी वैसे शब्द जो पूर्ण रूप से न तो तत्सम होते हैं और न ही तद्भव होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। यानी हम कह अर्ध तत्सम यानी ये आधा तत्सम होता है और आधा तद्भव होता है, यानी इसकी स्थिति तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वैसे शब्द जो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति रखते हैं उसे हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे शब्द जो पूर्ण रूप से न तो तत्सम होते हैं और न ही तद्भव, तो उसे अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं वैसे शब्द जो आधा तत्सम होते हैं और आधा तद्भव होते हैं, उसे अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कार्य, कार्य से कारज बना, ये कारज जो है आपका आधा स्थिति रख रहा, ये आपका जो है सो तत्सम के भी करीब है और तद्भव के भी करीब है, दोनों की जो है सो बीच की स्थिति रख रहा है। चूर्ण से चूरन, धैर्य से धीरज, तो ये सभी शब्द आपका जो है सो कारज, चूरन और धीरज, ये सभी अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्ण संकर शब्द को। चलिए देखते हैं वर्ण संकर शब्द को। ये आपका वर्ण संकर शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो आपको दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनता है। अब जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर हिंदी फारसी की बात की गई है, हिंदी अंग्रेजी की बात की गई है, हिंदी अरबी की बात की, दो भिन्न भिन्न भाषाओं की बात की गई है। ये सभी शब्द जो है आपका वर्ण संकर शब्द है। तो वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण संकर दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को वर्ण संकर कहते हैं या वर्ण संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी और फारसी से मिलकर बना है आपका घड़ी साज, घुड़सवार, चमकदार आदि, ये सभी हिंदी और फारसी के शब्द हैं, इसीलिए क्या हो गया? वर्ण संकर शब्द हो गए। हिंदी अंग्रेजी शब्द को देखिए तो अग्निबोट, जेल यात्रा, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये सभी क्या है? आपको हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बने हुए शब्द हैं, इसीलिए वर्ण संकर शब्द है। हिंदी अरबी की बात करें हम तो हिंदी अरबी शब्द में देखिए डोलची, प्रयोग में बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है डोलची। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्या वर्ण संकर शब्द है। मदकची, ये मदकची किसको कहते? जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये मदकची कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका डोलची, मदकची, ये सभी हिंदी अरबी शब्द हो गया। अरबी और फारसी से मिलकर जैसे आतिशबाजी है आपका, खुशबू, बेईमान, ये सभी अरबी और फारसी से मिलकर के बना है। अंग्रेजी और फारसी से जैसे डाल्टनगंज, फोटोसाज, हंटरगन आदि, ये सभी शब्द क्या है? अंग्रेजी फारसी से मिलकर बना। अंग्रेजी और तुर्की से मिलकर बना है, देखिए हाफ कुर्ता, ये आपका हाफ क्या अंग्रेजी शब्द है, और कुर्ता आपका तुर्की शब्द हो गया। फुल कुर्ता की बात किया गया, ये सब क्या है? आपका अंग्रेजी और तुर्की का शब्द हो गया। अंग्रेजी और अरबी शब्द की यहाँ पर देख लीजिए कुर्ता था और यहाँ पर देखिए कमीज है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए अंग्रेजी, तो हाफ अंग्रेजी है और कमीज आपका अरबी शब्द है।
कुर्ता यहाँ पर तुर्की था, इसीलिए आपका वर्ण संकर अंग्रेजी तुर्की में हाफ कुर्ता आपका, फुल कुर्ता वर्ण संकर। और यहाँ पर देखिए कंपनी बाग, हाफ कमीज आपका, हाट, ये सब शब्द जो है सो वर्ण संकर शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अर्ध तत्सम और वर्ण संकर को समझे होंगे। अब आगे देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जिस शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष के अनुसार बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसके रूप में परिवर्तन होता है, जिस शब्द का रूप परिवर्तित होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए संज्ञा, संज्ञा का जो भी उदाहरण होगा आपका वह क्या होगा, विकारी शब्द होगा। सर्वनाम विकारी शब्द हो जाएगा, विशेषण विकारी शब्द हो जाएगा, क्रिया विशेषण ये आपका क्रिया विकारी शब्द हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए यहां पर वह खाता है लिख दिए, वह खाता है, ये क्रिया है। और यहां पर देख लीजिए ये आपका सर्वनाम है। अब यहां पर वह खाता है, अब ये वर्तमान का है, इसको हम उसने खाया, उसने खाया, देखिए बदल गया, ये उसने हो गया और ये खाया, यानी काम फिनिश हो चुका। उसने खाया था यदि बना दे हम इसको, उसने खाया था, ये भूतकाल की बात हो गई, उसने खाया था। अब यहां पर देख लीजिए कि वह खाएगा, वह खाएगा, ये भविष्य की बात हो गई। अब यहाँ खाता, खाया, खाएगा बदल रहा है, रूप बदल गया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित हो गया। लिंग के हिसाब से भी जैसे देखो वह खाता है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो गया। अब यहां पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो वह खाती है, देखिए रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका रूप क्या बदलता है। जैसे यहां पर देख लीजिए कि सोहन अच्छा है, अच्छा है, यहां सोहन संज्ञा है और ये अच्छा विशेषण हो गया आपका। अब इसी में इसका प्रयोग किसी दूसरे लिंग के लिए किया जाए। अब जैसे यहां पर राधा, क्या अच्छा लिखें कि अच्छी, यदि अच्छा लिखेंगे, देखिए राधा अच्छा है लिखे, ये क्या लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। इसके रूप में यदि परिवर्तन ना हो तो ये सेंटेंस आपका क्या गलत हो जाएगा। इसे राधा अच्छी है, राधा अच्छी है, या राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए लिंग बदला तो इसका भी रूप बदल गया नहीं। इसीलिए जिस शब्द का रूप लिंग के, वचन के हिसाब से, कारक के हिसाब से, काल के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से क्या होता है, बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द में आता है, सर्वनाम विकारी शब्द में आता है, विशेषण विकारी शब्द में आता है और क्रिया आपको जो है सो विकारी शब्द में आता है। ये चार आप लोग पार्श्व पेशिश में पढ़े होंगे आपको। इसके बाद का जो चार रूप है आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और आपका विस्मयादि बोधक है। ये चारों आपका जो है सो अविकारी शब्द में आ जाएगा। तो हम अविकारी शब्द किसे कहेंगे, यहाँ पर अविकारी शब्द जिस शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस शब्द का रूप परिवर्तित नहीं होता, या एक लाइन में ऐसे लिख देंगे, जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे में आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का जो भी उदाहरण होगा ये आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। संबंध बोधक का जो भी होगा उदाहरण, ये सभी अविकारी शब्द में। संयोजक या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जो हो जाएगा ये सभी अविकारी शब्द। अब जैसे क्रिया विशेषण, मान लीजिए कि यहां पर लिखे वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। अब यहां पर वह, लिंग बदलते हैं, यहां पर वह स्त्रीलिंग के लिए वह धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चलती है। अब यहां पर देखिए लिंग बदल गया लेकिन रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया आपका अविकारी शब्द, यानी जिसका रूप बदला वह विकारी, जिसका रूप नहीं बदला वह आपका क्या हो गया, अविकारी। तो उम्मीद करते हैं विकारी और अविकारी को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम रूढ़ शब्द को, यौगिक शब्द को और योग रूढ़ शब्द को। ठीक है, रूढ़ शब्द को देखते हैं, यौगिक शब्द को देखते हैं और योग रूढ़ शब्द को देखते हैं। ठीक है, अब गौर करिए, ये रूढ़ है, ये यौगिक है और योग रूढ़ है। अब यहां पर गौर करिए, हम एक शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए नाक ले लिया। ठीक है, तो नाक में इसका खंड करिए, टुकड़ा। तो यहां पर टुकड़ा करेंगे तो एक ना हो गया और एक को हो गया। ना का कोई अर्थ नहीं है और को का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। अब एक और शब्द का उदाहरण, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ये विद्यालय हो गया। अब इसका खंड करें, तो इसका खंड करेंगे तो ये आपका विद्या हो गया और ये आपका आलय हो गया। अब देखिए इसका अर्थ है विद्या और आलय, यानी विद्या का घर हो गया, विद्यालय हो गया। और एक और शब्द का उदाहरण ले लीजिए, यहां पर जैसे लंबोदर। अब यहां पर लंबोदर जो है एक विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, खंड तो सार्थक है ही लेकिन जो है सो विशेष अर्थ धारण कर रहा है। यानी लंबोदर का समान अर्थ छोड़ करके, यानी लंबा हो उदर जिनका, जिनका पेट लंबा हो, यानी गणेश जी का पेट लंबा होता है, इसीलिए गणेश यानी अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। समझ गए। अब जैसे देख लीजिए, इसमें क्या देखें, इसका जब टुकड़ा किए, खंड किए तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसीलिए रूढ़ शब्द हो गया। इसके खंड का क्या हो गया, अर्थ हो गया। और ये क्या, सब समान अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया आपका, योग रूढ़ शब्द हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, जिस शब्द का, जिस शब्द का, जिस शब्द का खंड सार्थक हो, सार्थक नहीं हो, खंड सार्थक नहीं हो, जिस शब्द का खंड सार्थक नहीं हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाक उदाहरण दिया गया था, कान, पान आदि, ये सभी आपका क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द में क्या देखे, इसके खंड का अर्थ होता है, यानी
जिस शब्द का खंड सार्थक होता है, जिस शब्द का खंड सार्थक होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका विद्यालय बताया गया था, जैसे विद्यालय, शिवालय, हिमालय, पुस्तकालय, देवालय, बर्फालय आदि, ये सभी शब्द यौगिक शब्द हैं। और जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे आपका लंबोदर का मतलब क्या हो गया? गणेश जी। बिना पानी यानी बीना हो पानी में जिनके, यानी जिनके हाथ में बीना हो। किनके हाथ में बीना होता है? बोलिए। दुर्गा जी के हाथ में? नहीं, सरस्वती जी के हाथ में। इसीलिए सरस्वती बिना पानी विशेष धारण किया। किसका? बिना पानी का मतलब सरस्वती। इस पर जैसे चक्र पानी, यानी जिनके हाथ में चक्र हो, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है। तो ये सभी शब्द, जैसे दशानन, 10 हो आनंद जिनके, जिसको 10 गो मुंह है। किसको 10 गो मुंह है? अपना अर्थ, रावण का 10 गो मुंह था। इसीलिए ये आपका विशेष अर्थ धारण कर लिया। दशानन, पंचानन नहीं। तो ये सभी शब्द क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को समझे होंगे। तो शब्द में हम आपको जो है सो सार्थक शब्द को बताए, उसके बाद निरर्थक शब्द को बताए, फिर आपको जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द को बताया गया, और साथ में आपको अर्ध तत्सम और वर्ण संकर शब्द को भी बताया गया। उसके बाद आपको विकारी और अविकारी शब्द को बताया गया, और विकारी के प्रकार की चर्चा हम करेंगे आगे। हालांकि उदाहरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी में बताए थे, और अविकारी में आपको जो है सो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक या समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक बताए थे। और ये आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर इस शब्द के जहां सो अगले पाठ में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।